हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका वसंत क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा, आपका अध्याय है वो 10, जिसका नाम है वृत्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको अध्याय के नाम के अनुसार, अध्याय का नाम है वो आपको क्या दिया गया है, अध्याय में नाम में बोला गया है वृत्त। तो अगर हम पहले नाम क्यों डिस्कशन करें, तो वृत्त क्या होता है, एक कोई गोलाकार आकृति जिसकी क्या हो, कोई केंद्र से निश्चित दूरी हो। केंद्र से क्या हो, जैसे कि ये मैंने एक आकृति बना ली जिसका केंद्र है यहाँ पर, ये बीच में है, ये मैंने केंद्र ओ मान लिया। अब इस केंद्र से कोई निश्चित दूरी मानकर, ये मैंने एक निश्चित दूरी मान ली, इस निश्चित दूरी को मानकर उसके चारों ओर, केंद्र के चारों ओर क्या बना दिए, एक गोला बना दिया, तो वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अब यहां तक है तो ये तो क्या बन गया, आपके पास केंद्र बन गया। और जो ये निश्चित दूरी होती है, इसका मैंने यहां पर नाम दे दिया अगर ए, तो मैंने ओ को क्या मान लिया, ओ तो आपके पास क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र। और उसके बाद है, अगर मैं देखूं ओ से ए, तो ओ से ए क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। और उसके बाद ये इस ए बिंदु से अगर मैं वृत्त के चारों ओर घूमूं, तो वृत्त के चारों ओर की लंबाई क्या कहलाती है, वृत्त के चारों ओर की लंबाई। चारों ओर की लंबाई को आप क्या नाम देते हो, अगर आपके पास आयत है, वर्ग है, तो उसमें तो आप उसका नाम देते हो परिमाप। लेकिन यहां वृत्त के कंडीशन में क्या हो जाएगा, वृत्त के चारों ओर की लंबाई क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। वृत्त की क्या हो जाएगी, ये आपके पास। ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, वृत्त की परिधि मिल गई है। और उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास वृत्त की क्या होती है, एक या जो केंद्र से होकर ना जाए, इसका नाम मैंने दे दिया पी से क्यू। ये क्या करती है, वृत्त को दो जगहों पर प्रतिच्छेद कर रही है, वृत्त की परिधि को क्या कर रही है, दो जगह पर प्रतिच्छेद। तो पी से क्यू ये क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो अगर मैं वृत्त की, ये क्या होती है, त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। अगर यहां पर मैं नाम दे दूं एक बिंदु बी, तो यहां से एक रेखा बनेगी, तो ये पूरी रेखा क्या कहलाती है, ए से बी जो केंद्र से होकर गुजरे, ए से बी क्या हो, जो केंद्र से होकर गुजरे, तो वो रेखा क्या कहलाती है, आपके पास है वृत्त का व्यास। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ए से बी क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। अगर केंद्र से होकर जा रही है रेखा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वृत्त का व्यास। और जो केंद्र से होकर ना जाए लेकिन फिर भी आपको परिधि को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वो क्या हो जाती है, वृत्त की जीवा। ठीक है। अब यहां तक तो सबको पता है कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ लिया है। अब आती है मुख्य बात। अब मुख्य बात क्या है, कि वृत्त के कोई भी परिधि पर कोई बिंदु, ठीक है, वृत्त की परिधि पर कोई भी बिंदु आप लेते हो, ठीक है, तो वो वृत्त की परिधि का बिंदु क्या कहलाता है, वृत्त की मैंने इसका नाम दे दिया एम, तो बिंदु एम है वो क्या कहलाता है, आपके पास बिंदु एम है वो क्या हो जाएगा, वृत्त का स्पर्श बिंदु। वृत्त का क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। ठीक है। अगर कोई रेखा है वो बिंदु एम से होकर जाती है, यहां से होकर कोई रेखा बन रही है, ठीक है, जो क्या करती है, बिंदु एम के प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एम पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका मैंने अगर नाम दे दूं एक्स और फाई। ठीक है। तो रेखा एक्स वाई, रेखा क्या है, एक्स वाई है, वो क्या करती है, स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी रेखा, ठीक है, ऐसी कोई रेखा जो वृत्त के परिधि को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे, तो वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। ये क्या बन जाएगी आपके पास, स्पर्श रेखा। ठीक है। अब यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद आती है बारी कि एक और रेखा, अगर आपके पास है यही जो वृत्त की जीवा है, अगर मैं इसी को आगे बढ़ा दूं,
ठीक है। अगर इसी रेखा को मैं आगे बढ़ाता हूं, यहां तो P और Q थे, इसका मैंने नाम दे दिया V और W। ठीक है, तो रेखा V से W वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये रेखा क्या कहलाती है, आपके पास है रेखा VW, वो क्या बन जाएगी, छेदक रेखा। वृत्त की क्या हो जाएगी, छेदक रेखा। क्लियर है यहां तक। अब यहां तक हमें क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो एक कोई केंद्र लिया, वो केंद्र क्या हो गया, O केंद्र है। फिर क्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। और अगर केंद्र से दोनों ओर एक कोई सीधी रेखा जो केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है, तो जो केंद्र से होकर जाती है और वृत्त की परिधि को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। अब ये जरूरी नहीं है केंद्र से यहीं से जाए, यहां से जा सकती है, यहां से जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है। तो ये क्या कहलाती है, वृत्त की व्यास। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़े तो अगर यहां से यहां तक, सिर्फ यहां से यहां तक P से Q की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा। और इसी रेखा को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है, इसको मैंने W तक बढ़ाया, इसको मैंने V तक बढ़ाया, तो ये क्या कहलाती है, ये आपके पास हो जाएगी छेदक रेखा। और ये आपके पास क्या होता है, जो वृत्त को किसी बाह्य आप उसकी परिधि पर स्पर्श करता है तो वो क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। तो रेखा एक्स वाई आपके पास क्या बन गई, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट कर लेना और इसको हम डिटेल में थोड़ा और अभी डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने जांच की कि भाई क्या है, कौन सी चीज क्या होती है और उसको किस नाम से प्रदर्शित करते हैं, वो कहां पर स्थित होती है। अब थोड़ा इनको हम डिटेल में देखें तो इनकी परिभाषा भी हो सकती है जो आपको एक नंबर में या खाली जगह के रूप में पूछ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आता है, केंद्र है। तो केंद्र सबको पता होता है कि क्या है, कि जो वृत्त के बीचों बीच का ये मध्य बिंदु है वो क्या कहलाता है, केंद्र। तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या आता है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या भी सबको परिभाषा पता है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आपके पास आता है वृत्त का व्यास, और ये भी आपके पास पता है। तो चलिए मुख्य बिंदु कौन कौन से, एक तो आपके पास आती है छेदक रेखा, और एक आती है स्पर्श रेखा, और एक आती है स्पर्श बिंदु। यहां से आपके पास है वो एक नंबर का क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं छेदक रेखा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारे पास है वो छेदक रेखा। अब देखो वृत्त के अंदर छेदक रेखा क्या होती है, कि वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, एक छेदक रेखा। तो क्या परिभाषा क्या बन जाएगी, कोई एक रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो तो वह रेखा क्या कहलाती है, आपके पास वृत्त को दो अलग अलग जगह पर या अलग अलग बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ये रेखा है V से W। अब यहाँ P Q का कोई अपने पास है वो रोल नहीं है। P और Q को हम बिंदु मान सकते हैं कि इसने P बिंदु पर प्रतिच्छेद किया और यहाँ पर आपके पास है वो Q बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। तो क्या है, रेखा टोटल कितनी है, V से W। तो वह रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो या उसको छेद करती हो, तो क्या कहलाती है, वो रेखा छेदक रेखा कहलाती है। तो वह रेखा आपके पास क्या कहलाएगी, छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, और छेदक रेखा कौन सी है, यहां पर आप आकृति में देखोगे तो छेदक रेखा कौन सी है, V से W। V से W है वो क्या आपके पास है, छेदक रेखा है। और जो है बिंदु P व Q, बिंदु P व Q पर क्या कर रही है, Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। और P और Q आपके पास दोनों क्या है, अलग अलग बिंदु है। फिर आती है बात है वो स्पर्श रेखा की। ठीक है, अगला पॉइंट आपके पास होगा स्पर्श रेखा।
अब यहाँ पर देखो आपके पास स्पर्श रेखा कौन सी है, ये वाली स्पर्श रेखा है। अब आप ध्यान दो तो स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या बनेगी आपके पास में कि स्पर्श रेखा वह रेखा है जो किसी वृत्त को किसी एक बिंदु पर क्या करती हो, स्पर्श करती हो। अब यहाँ पर है ये एक्स वाई है, आपके पास क्या है, स्पर्श रेखा है, और किसी एक बिंदु पर मतलब क्या है, एम बिंदु पर वो क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्या परिभाषा बन जाएगी कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहाँ फिक्स है कि जो स्पर्श रेखा बनेगी वो यहाँ पर से अगर स्पर्श रेखा जा रही है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा, दूसरी स्पर्श रेखा वो यहाँ बन सकती है, यहाँ पर बन सकती है, इसके चारों तरफ है वो कितनी भी स्पर्श रेखाएं बन सकती है, लेकिन बनेगी तब क्या होगा, बिंदु आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक बिंदु होगा। तो ऐसी स्पर्श रेखा ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो तो वो क्या कहलाती है, वह स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है। अब यहां पर स्पर्श रेखा कौन सी है, स्पर्श रेखा आपके पास है एक्स और वाई। ठीक है, स्पर्श रेखा आपके पास वाई एक्स वाई है, और यहां पर जो बिंदु है ये जो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। ये क्या बन जाएगा आपके पास है वो, तो पूछे आपको कि स्पर्श बिंदु क्या कहलाती है, कि जहां पर है आपके पास है वो क्या है, जहां स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। तो स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर कट करती हो या फिर प्रतिच्छेद करती हो, वृत्त को प्रतिच्छेद, जिस बिंदु पर वृत्त को प्रतिच्छेद करे, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे वो बिंदु क्या कहलाता है आपके पास है, वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। प्रतिच्छेद करे वह बिंदु क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श बिंदु कहलाता क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास स्पर्श बिंदु कौन सा है, कि स्पर्श बिंदु है वो कौन सा है, एम है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु। अब यहां पर आप पढ़ोगे तो क्या है, किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या अगर काउंट करो तो स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती है, यहां से स्पर्श रेखा जा सकती है, यहां से स्पर्श रेखा जा सकती है। चलो हम आगे इसके डिस्कशन कर लेते हैं कि स्पर्श रेखा पर कितनी स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बन सकती है। तो ये आप नोट कर दीजिएगा और यहाँ पर अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखाओं की संख्याएं। अब इसका मतलब क्या है कि यदि आपको कोई वृत्त दिया हुआ है और ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्या है, तो आपको बात क्या चल रही है कि स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखाओं की। तो किसी भी वृत्त पर स्पर्श बिंदुओं की संख्या क्या होती है, अब यहां पर है आपके पास है, आप वृत्त की परिधि पर स्पर्श बिंदु अंकित करोगे तो आपके पास क्या मिलेंगे, अनंत स्पर्श बिंदु मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अनंत स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब स्पर्श बिंदु अनंत है तो स्पर्श रेखाएं भी क्या होगी, अनंत होगी। तो पहले क्या लिख लोगे, किसी वृत्त पर स्पर्श बिंदुओं की संख्या, किसी वृत्त पर स्पर्श बिंदुओं की संख्या है वो आपके पास क्या मिलती है, अनंत स्पर्श बिंदु मिलते हैं। ठीक है, अब यह स्पर्श बिंदु अनंत है तो आपके पास क्या होगा कि स्पर्श रेखाएं भी क्या होगी, अनंत होगी, क्योंकि स्पर्श बिंदु से तो स्पर्श रेखा जाती है। तो आपके पास अगर स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो ये भी आपको कितनी मिलेगी, अनंत स्पर्श रेखाएं हैं वो मिलेगी। इस प्रकार से आप खींचोगे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं जो एक बिंदु से होकर जाएगी तो अनंत स्पर्श रेखाएं आपको क्या होगी, मिल सकती है। तो किसी वृत्त पर
स्पर्श रेखाओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी आपके पास, स्पर्श रेखाओं की संख्या भी आपके पास क्या होगी, स्पर्श रेखाओं की संख्या भी कितनी मिलेगी आपको, अनंत है वो स्पर्श रेखाओं की संख्या मिलेगी। चलिए 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए, स्पर्श बिंदु अनंत, स्पर्श रेखाएं अनंत। इसके बाद क्या आता है, आप चेक करोगे तो एक स्पर्श बिंदु पर कितनी आती है, सिर्फ एक स्पर्श रेखा बन सकती है। तो किसी एक बिंदु पर, किसी एक स्पर्श बिंदु पर, किसी एक स्पर्श बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, स्पर्श बिंदुओं की संख्या आपके पास है वो अनंत है, और स्पर्श रेखाओं की संख्या भी आपके पास क्या है, अनंत है। और एक स्पर्श बिंदु पर केवल और केवल क्या है, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि स्पर्श बिंदु है, इससे एक बिंदु से होती हुई रेखा बनेगी। इस ये रेखा भी एक बिंदु पर, ये रेखा भी एक बिंदु पर, ये रेखा भी एक बिंदु, सभी स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या है, केवल एक बिंदु पर है वो एक स्पर्श रेखा बन सकती है। तो ये आप ये भी नोट कर लेना, ये आपके पास हेडिंग लगा के ये 3 पॉइंट है, ये भी आप नोट कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास है प्रमेय 10.1। अब यहाँ पर आपके इस अध्याय में 2 प्रमेय दिए हुए हैं, इन 2 प्रमेय को अगर आप पूरा सिद्ध कर लेते हो और समझ लेते हो तो आपको ये इस प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न करने में वो सहायता मिलती है। तो पहला प्रमेय आपके दिया हुआ है, पहले प्रमेय में आपको क्या बोला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। अब इसने भाषा के आधार पर अगर समझे तो क्या बोला, वृत्त के किसी बिंदु, तो आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक कोई वृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब वृत्त बना लिया, उसके बाद इस वृत्त का केंद्र आपके पास है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर, कोई भी एक वृत्त का कोई बिंदु है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, अगर मैं मान लूं यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु है और इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा है वो क्या है आपके पास है, वो x और y है। ठीक है, ये रेखा आपके पास क्या है, एक्स वाई है। स्पर्श बिंदु कौन सा है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, अब त्रिज्या क्या होगी, केंद्र से यहां तक की दूरी है वो क्या होती है, त्रिज्या है आपके पास, त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब मैं इसको नाम दे दूं, अगर ओ, इसको नाम दे दूं ए। अब इसने सिद्ध क्या करना है कि आपको सिद्ध करना है कि ओ ए जो कि लंब है वो किस पर है, इस एक्स वाई पर लंब है। ओ है वो क्या है, एक्स वाई पर यदि लंब है, ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ओ ए वो लंब है एक्स वाई। अब लंब का मतलब क्या हो गया, यहां पर बनने वाला कोण है वो आपको कितना सिद्ध करना है, कि वो 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो 90 डिग्री सिद्ध करते ही आपके पास क्या बन जाएगा, लंब बनेगा। तो अगर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सिद्ध करना है थोड़ी रचना करनी पड़ेगी, और रचना क्या होगी कि इसके कहीं एक बिंदु वृत्त के बाहर में इस स्पर्श रेखा पर क्या मान लूं, एक कोई बिंदु मान लूं, इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया P। ठीक है, अब ये जो बिंदु है, इस बिंदु को मैं अगर O से मिला लूं तो क्या की रचना, क्या की आपने रचना की कि बिंदु O से पहले तो आपने क्या किया, वृत्त के बाहर XY रेखा पर एक अन्य बिंदु P दर्शाया। पहली रचना आपने ये की, फिर दूसरी रचना क्या की कि बिंदु O को P से मिलाया। ये 2 रचना आपने यहां तक कर ली। अब ये रचना क्यों की है, अब ये बिंदु है वो बाहर होना चाहिए। अगर आप OP, ये रेखा क्या है, अगर इसको बड़ी सिद्ध कर दो, किससे, इस OA से, या फिर क्या कर दो AP से, इन दोनों में से किसी एक के साथ अगर इसको आप बड़ी सिद्ध कर लेते हो तो बड़ी सिद्ध होती है। अगर कोई भी रेखा है, किसी त्रिभुज बन रहा है OAP, एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में ये रेखा सबसे बड़ी हो जाए, सिद्ध कर दो, तो ये रेखा क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है, अगर ये रेखा छोटी है तो इसका मतलब ये कर्ण बनेगा, और कर्ण बनेगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। अगर 90 डिग्री कोण बनता है तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, लंब बनेगा।
तो आपको सिद्ध क्या करना है कि इस ओपी को क्या सिद्ध करना है, इसके साथ ही साथ क्या सिद्ध करना है, ओपी को सिद्ध करना है आपको। अगर ओ ए से बड़ी सिद्ध कर दो, ओ ए से बड़ी सिद्ध कर दो तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ये कर्ण बनेगा और कर्ण बनते ही ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर मैं यहां पर एक नाम दे दूं और दे दूं, इसका नाम मैंने दे दिया एम। तो अगर आप देखो ओ पी है वो क्या है, ओ एम प्लस एम पी, ये आपको दिया हुआ है। अब यहां देखो ओ एम और ओ ए क्या है, ठीक है, ये चलो हम सिद्ध करना है, इसको तो सिद्ध करना है। और ये आपको दिया गया क्या है, ओ ए और ओ एम दोनों क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, दोनों आपके पास क्या है, वृत्त की, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों आपके पास वृत्त की त्रिज्या है। तो ओ एम और ओ ए क्या होगी, बराबर होगी। अगर आप ओपी देखो तो यहां से यहां तक क्या है, ओ एम है। अगर आप ओ एम को तो ओपी से बड़ी लिख सकते हो, भाई ओपी क्या है, इस ओ एम से क्या है, बड़ी है। तो ये तो लिख सकते हो कि ओपी है वो क्या है, बड़ी है ओ एम से। ये यहां से मिल गया आपको, ओपी बड़ी है ओ एम से। और ओ एम की जगह आप क्या लिख सकते हो, ओ ए भी लिख सकते हो, ओपी बड़ी हो गई ओ ए से, ठीक है। इसको मैं अगर नाम दे दूं समीकरण एक, तो आप समीकरण एक के अनुसार कह सकते हो यदि ये रेखा ओपी है वो ए से बड़ी है, वो यदि रेखा क्या हो जाएगा आपके पास, यदि ओपी बड़ी है ओ ए से, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ ए है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा किस पर, एक्स वाई पर। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये रेखा बड़ी है और ये रेखा छोटी है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पर बनने वाला कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री है इसका मतलब ये क्या बनेगा, लंब बनेगा। तो चलिए ये आपके पास इस तरह से पूरा का पूरा प्रमेय है वो आप सिद्ध कर चुके हैं, जिसमें आपने क्या प्राप्त किया, ओ ए वो लंब है किस पर है, एक्स वाई पर। इसका आप दूसरा प्रमेय देखते हैं 10.2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दूसरा प्रमेय है 10.2। अब 10.2 में आपको क्या पूछा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। अब प्रमेय के अनुसार हम आगे बढ़े तो हमारे पास पहले क्या चाहिए, हमें एक वृत्त चाहिए। अब वृत्त बना लिया, वृत्त का ये आपके पास केंद्र है। तो बोला क्या है, बाह्य बिंदु। अब वृत्त के बाहर मैं कोई एक बिंदु ले लूं, इसका नाम मैंने दे दिया पी बिंदु है, ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर आप स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो इस तरह से बनेगी। और स्पर्श रेखाओं मतलब एक रेखा नहीं, दो रेखाओं की बात कर रहा है, तो आपके पास दो रेखाएं बनेगी, ठीक है। ये आपके पास क्या मिल गया, एक स्पर्श बिंदु और दूसरा स्पर्श बिंदु यहाँ पर है। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हैं वो क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। तो अगर मैं यहां से यहां तक क्या कर दूं, इसका नाम मैंने दे दिया एम और ये आपके पास है एन। देखो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है और ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि पी एम है वो किसके बराबर है, पी एन के बराबर है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई है, मतलब ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों क्या है, बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें भी आपको थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। अब रचना क्या करोगे, ठीक है। पहली रचना तो हमने क्या की, इस केंद्र को है ओ एम और ओ एन को मिला लिया, ओ एम व ओ एन को मिलाया, ठीक है। और दूसरी रचना क्या की हमने, इस P को भी हमने क्या कर दिया, O से मिला लिया। तो O को, O व P को भी आपस में मिला दिया। ये आपके पास क्या हो गई, रचना हो गई। अगर यहां आप देखो, यहां देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक आपके पास है PMO और एक है PNO, दो त्रिभुज बन रहे हैं। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांग सम सिद्ध कर दें, तो सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो सर्वांग समता के अनुसार क्या होगी, यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके प्रत्येक कोण बराबर और प्रत्येक भुजा उसकी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास इन दोनों को कौन कौन से दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज PMO व त्रिभुज PNO, इन दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग समता का नियम क्या होना चाहिए, तीन नियम है। एक तो आपके पास है या तो तीनों भुजाएं बराबर हो, या फिर क्या हो,
तीनों कोण बराबर हो, या फिर दो भुजाएं और एक कोण आपको क्या मिल जाए बराबर, तो इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, एस 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 नियम, या फिर ए नियम, या फिर क्या हो जाएगा एस नियम। इन तीन नियमों के आधार पर अगर है तीनों में से कोई एक नियम भी संतुष्ट करता है तो आपके पास ये दोनों त्रिभुज क्या मिल जाएंगे, सर्वांग सम मिलेंगे, और सर्वांग सम मिलते ही आपके पास क्या हो जाएगी, कोण बराबर, इसके भुजाएं आपस में बराबर। तो अब सर्वांग सम कैसे करोगे, देखो ये ओ ए है वो क्या है, त्रिज्या है, और ओ एम और ओ एन दोनों क्या है, त्रिज्या है, तो क्या हो जाएगी दोनों बराबर, ओ एम बराबर होगा ओ एन। क्यों बराबर होगा, दोनों आपके पास क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये ओपी, ये रेखा क्या है, दोनों में आ रही, इसमें भी आ रही, इसमें भी आ रही, दोनों रेखा क्या है बराबर है, तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है ओपी। क्यों होगी, कि दोनों क्या है उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। और इसके बाद आती है दो भुजा बराबर, अब आपको या तो एक कोण बराबर करो या तीसरी भुजा भी बराबर करो। तीसरी भुजा बराबर होगी नहीं क्योंकि ये तो आपको सिद्ध करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा, कोण बराबर। अभी हमने 10.1 में सिद्ध किया था कि कोई भी वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र से त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर कितना डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। ये हमने अभी 10.1 में सिद्ध किया था। तो ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये क्या है, त्रिज्या। इसका मतलब यहाँ पर कोण कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। वापस इस तरफ जाओगे तो ये क्या है, त्रिज्या है, और ये त्रिज्या है, और ये क्या स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो देखो कोण एम और कोण एन दोनों में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। कोण एम बराबर कोण एन है वो क्या है, प्रमेय 10.1 के अनुसार दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों क्या आपने सिद्ध किए थे, अभी 90 डिग्री सिद्ध किए थे। तो आपके पास क्या बना, देखो भुजा भुजा कोण, या फिर क्या कह सकते हो, भुजा कोण भुजा नियम। तो क्या हो जाएगा, सर्वांग समता के भुजा कोण भुजा नियम के आधार पर, भुजा नियम से, अब भुजा नियम से आपको क्या मिलेगा, मैं आगे से यहां लिख रहा हूं, भुजा नियम से आपको क्या मिलेगा, त्रिभुज पीएमओ, त्रिभुज पीएमओ सर्वांग सम होगा त्रिभुज पीएनओ, ठीक है। अब दोनों आपने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। अब सर्वांग सम है तो सर्वांग समता की सीपीसीटी के नियम के अनुसार, सीपीसीटी के नियमानुसार, सीपीसीटी के नियमानुसार क्या होगा, प्रत्येक भुजा बराबर प्रत्येक कोण बराबर। तो हमें तो क्या चाहिए, अतः क्या हो जाएगा, ये तो पहले से ही बराबर है, ये भुजा पहले से ही बराबर है, तो तीसरी भुजा भी क्या हो जाएगी आपके पास बराबर। तो क्या मिलेगा आपको, पीएम बराबर पीएन, क्या मिल गया, सीपीसीटी के अनुसार आपको पीएम और पीएन है वो आपको जो सिद्ध करना था वो आपको क्या मिल गया, बराबर मिल गया। इस प्रकार है, ये भी आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हमने 10.1 में क्या पढ़ा कि यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होता है 90 डिग्री, और 10.2 में क्या बना कि ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है आपस में बराबर। तो इस प्रकार हमारे पास ये दोनों प्रमेय सिद्ध हो गए, और इन दो प्रमेय के आधार पर आप है पूरी प्रश्नावली का एक एक प्रश्न है वो आप सिद्ध कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये पूरा है आप नोट कर लेना और अपने अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।